अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अभी हम क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं। 2018 का पेपर नंबर 1 है। देखिए इसमें लिखा है द डायग्राम शोज अ pyramid. The square base ABCD has an angle of 3 centimeter. The base is horizontal and vertex E is vertically above D, where ED is 4 centimeter. तो ED हमारे पास 4 centimeter given है और इस बेस की इस pyramid की जो बेस है दिस इज अ स्क्वायर बेस, ठीक है ना। स्क्वायर बेस है, ईच साइड इज ऑफ 3 centimeter, 3 centimeter, 3, 3 and 3. So first part is saying that on the grid below, complete the accurate drawing of a net of the pyramid. Do not draw outside the grid. ठीक है जी। अब इसको कैसे करेंगे, इसके अंदर इन्होंने एक हाफ पोर्शन इसका डायग्राम का बना दिया है, इसका नेट बना दिया है। जिस तरह ये एक पोर्शन देखें, नीचे की बेस है 3, 3 और 3, तो ये यहाँ पे नीचे बेस बनी है इसकी ऑलरेडी। अगर आप ये देखो 1, 2, 3 यूनिट्स, 1, 2, 3 यूनिट्स बेस, तो बेस इसकी बन गई है, ठीक है। अब बेस के ऊपर टॉप पे 4 साइड्स हैं। एक साइड यहाँ पर है, दूसरी इधर है, थर्ड साइड है और फिर 4 साइड है, ठीक है ना। तो अब अगर आप ये देखो इधर के ये साइड 3 सेंटीमीटर है, ये साइड 4 सेंटीमीटर, डी और ई बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर है। तो डी ई पे अगर आप देखो तो अगर मैं इसको अलग करूँगा तो 3 इधर 4 इधर, तो ये ई पे बिल्कुल टॉप से लेके ए तक, तो ये ऑलरेडी बना हुआ है, ये वाला पोर्शन ऑलरेडी बना हुआ। 1, 2, 3, 4 यूनिट्स ये टॉप, और ये तकरीबन 5 यूनिट्स आ जाता है, ये ऑलरेडी इन्होंने क्वेश्चन में बनाया हुआ। अब हमें क्या करना है, रिमेनिंग पोर्शन जो इसका नहीं बना हुआ वो बनाना है। क्या नहीं बना हुआ इसके अंदर, सी डी ऑलरेडी बना हुआ है, डी से लेके ई और ये वाला फेस सी डी और ई, ये सी डी ई फेस जो है ये इसके अंदर ड्रॉ नहीं है, तो ये हमें ड्रॉ करना है सी डी ई फेस। अब इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे ये देख लें आप। इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, सी डी ऑलरेडी 3 है, डी ई ऑलरेडी 4 है और वहाँ से हम इसको बना लेंगे 4। ये आप देखें जरा, ये सी डी ऑलरेडी बना हुआ है, इसके ऊपर टॉप पे 4 यूनिट्स हम चले जाएंगे, 1, 2, 3 एंड 4 यूनिट्स ऐसे आएंगे हम इधर, ठीक है। और यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये एक फेस हमने इसका इधर कंप्लीट कर लिया। सिमिलरली नेक्स्ट है इसके बाद कि ये जो है आपके पास ई डी और सी बना लिया हमने। अब ये फेस हमारे पास रहता है, कौन सा वाला फेस, बी सी और ई फेस, ठीक है ना। अब बी सी ई फेस हमारे पास जो रहता है इसमें भी एक साइड 3 है और ये साइड सी ई कितनी है, ये अब देखें हम, ये 5 सेंटीमीटर। कैसे पता चलेगा, सी बी आपके पास 3 है। पहले तो आप देख लो इस ट्राइंगल ई सी और डी, इस ट्राइंगल में एक साइड 4 थी, एक साइड 3 थी, और ई सी साइड कितनी है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर आप देखो तो ई सी बिल्कुल 90 डिग्री के ऑपोजिट है और ई सी 90 डिग्री के ऑपोजिट है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो यहाँ पे ई सी है बेसिकली हमारे पास 5, ठीक है। तो जब ई सी का नेट बनाएंगे हम इस फेस का, ई सी डी साइड का जब आप नेट बनाओगे तो सी बी के ऊपर ये ई सी साइड जो बनेगी, ये साइड आएगी हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम 5 सेंटीमीटर बनाएंगे और टॉप से फिर बीच से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखें ज़रा, मैं यहाँ से इसको 5 सेंटीमीटर बना रहा हूँ, 5 यूनिट्स, 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज द 5 यूनिट्स, ठीक है। इन 5 यूनिट्स को दोबारा देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट्स, ठीक है। अब ये 5 यूनिट्स आपने यहाँ बनाया और इसको आपने इससे ज्वाइन कर लिया। ये ट्राइंगल हमारे पास, सॉरी पिरामिड का पूरा नेट हमारे पास आ जाता है। ये जो 2 फेसेस हैं ये ऑलरेडी इन्होंने बना दिए हैं और ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें आगे, ये 2 फेसेस ऑलरेडी बना दिए थे। क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड की अगर हम बात करें तो वो यहाँ से ही हो सकता है। सरफेस पे क्या क्या चीज़ें आ रही है, ये इसकी बेस जो है ये सरफेस पे आ रही है। बेस का एरिया कितना है, एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 3 × 3, तो ये आ जाएगी आपके साथ। उसके बाद फिर 2 ट्राइंगल है, अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ आपको, ये एक तो ये हो गया 3 × 3, तो सरफेस एरिया में यहाँ पे लिख रहा हूँ, सरफेस एरिया दिस इज इक्वल टू
3 इंटू 3, एक तो ये हो गया हमारे पास बेस में, ठीक है। बेस में आपके पास एक स्क्वायर आ गया, प्लस हम कर देंगे इसके बाद दो ट्राइंगल्स। अच्छा, एक तो ये वाली ट्राइंगल है हमारे पास, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को अगर हम देखें तो इसका बेस है 3 सेंटीमीटर और इसकी परपेंडिकुलर हाइट बनती है 4। ऐसे कितनी ट्राइंगल्स हैं? ऐसे यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं, ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल है। सो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। ऐसी दो ट्राइंगल्स हैं तो +2 मैंने लिखा, और एक ट्राइंगल का एरिया कितना है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पे बनती है 3 और हाइट है इसकी 4, 3 इंटू 4, ठीक है। यह आगे इसकी बेस। अच्छा, उसके बाद आगे चले, प्लस साइन मैं नीचे अब लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि दो ट्राइंगल्स ये हो गई। अभी दो ट्राइंगल्स हमारे पास रहती हैं, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का एरिया आ गया, बट ये जो लार्ज ट्राइंगल है इधर, इसका एरिया अभी आना रहता है। ये हमारे पास दूसरी ट्राइंगल है, एक ये वाली ट्राइंगल है लार्ज, और एक ये ट्राइंगल है। इसमें बेस, इसमें भी 3 है, 1 2 3 यूनिट्स, बट हाइट इसकी है 4 यूनिट्स। अगर आप यहाँ से काउंट करो तो 1 2 3 4 एंड 5 यूनिट्स इसकी हाइट है। तो ये दोनों ट्राइंगल एक जैसी हैं, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। सो 1/, ये भी 2 है यहाँ पर, हाफ, बेस इसकी भी 2 है, और सॉरी बेस इसकी 3 है और हाइट है इसकी 5। सो बेस 3 एंड हाइट हम यहाँ लगा देंगे 5। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया पूरी शेप का हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये देख लें, 3 3 is 9, प्लस साइन है, और 2 2 is 4, 3 2 is 6, 6 2 is 12 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस साइन। यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 3 is 15/2, तो 15/2 हो जाता है 7.5, 7.5। सो 7.2 मल्टीप्लाई बाय 7.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाता है? 12 + 9 हो गया हमारे पास 21, 21 प्लस 7.5 प्लस 7.5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 15, ठीक है। तो 21 + 15 है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 36, तो ये आ जाएगा 36। आई होप कि यहाँ तक आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस होल पैरामिड, सरफेस एरिया ऑफ द पैरामिड। सरफेस एरिया को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है SAP, सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया ऑफ दिस होल पैरामिड, जो भी सरफेस पे आ रही हैं शेप्स, उन सब का आपने एरिया निकाल लेना। तो जिस तरह मैंने कहा कि ये बेस में ये आपके पास आ रहा है स्क्वायर, उसका एरिया आ जाएगा। फिर एक ट्राइंगल, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों ट्राइंगल्स के एरिया आपने वो ले लिया, इन सबको ऐड कर लिया, आंसर आ गया आपके पास 36। इस तरह करके इक्वेशन आपका हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, ग्राफिकल इनइक्वालिटीज़ का क्वेश्चन है। इसके अंदर ये है कि द रीजन आर इज डिफाइंड बाय द इनइक्वालिटीज़। अब इसके अंदर 3 इनइक्वालिटीज़ दी हैं, ग्रिड बनी है यहाँ पर। एग्जाम में आपने इस ग्रिड के ऊपर ड्रॉ करना है। पहला तो ये है कि x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 बट लेस देन आर इक्वल टू 8, y इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10। फिर x + y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 10 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है कि ऑन द डायग्राम शेड एंड लेबल द रीजन, आपने इसको लेबल करना है। अच्छा, अब ये कैसे होगा जी, देखें ज़रा, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, इसके अंदर ये है कि सबसे पहले तो आपने रीजन जो है उसको आपने शेड करना है। पहली बात ये, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 कौन सी लाइन है? पहले तो आप ये देख लें, x इज इक्वल टू 2 वो लाइन है
जो एक्स एक्सेस को 2 पे कट कर रही है, सो हम यहाँ से एक लाइन बना लेंगे जो सीधा एक्स एक्सेस को 2 पे कट कर रही है। तो ये लाइन हमारे पास आ गई, ये एक्स इज इक्वल टू 2। फिर इसी को अगर आप हाफ इनइक्वालिटी आपने पढ़ ली, बाकी की ये वाला पोर्शन अगर आप पढ़ें तो एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 8। तो पहले तो आपको लाइन बनानी है एक्स इज इक्वल टू 8 वाली, लेस देन और ग्रेटर देन बाद में डिसाइड होगा। तो एक्स इज इक्वल टू 8, सॉरी ये लाइन टेढ़ी बन गई, एक्स इज इक्वल टू 8 ये वाली लाइन आपने ड्रॉ कर ली, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 8 ये वाली लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर ली। फिर y इज ग्रेटर देन 5। y इज ग्रेटर देन 5 का मतलब है कि वो लाइन जो y एक्सिस को 5 पे कट कर रही है, तो ये इस तरह करके एक लाइन आ रही है जो कि 4 और 6 के दरमियान में ये लाइन है जो कि कट कर रही है y को 5 पे। मैं यहाँ लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 5। पहले तो आपको लाइन्स की इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस लाइन आपने ड्रॉ कर ली यहाँ पर y इज इक्वल टू 5। फिर है y इज लेस देन और इक्वल टू 10 मीन y 10 पे भी आपने लाइन बनानी है। तो y इज इक्वल टू 10 वो लाइन जो y एक्सिस को 10 पे कट करती है, तो y इज इक्वल टू 10 पे ये लाइन ऐसे कट करती है, ठीक है जी। ये लाइन आपके पास आ गई y इज इक्वल टू 10। अच्छा, उसके बाद देखें अगर आगे आप तो नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 5 हो गया, y इज इक्वल टू 10 हो गया। अच्छा, ये अगर मैं बात करूँ इस लाइन की इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 2 और ये दूसरी लाइन है इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू 8। सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा यहाँ, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखें आगे x इज इक्वल टू 2 हो गया, x इज इक्वल टू 8 हो गया। सो अब ये हो गया हमारे पास। अच्छा, फिर देखें x प्लस वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 10। इसके लिए थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी आपको। यहीं पे एक छोटा सा एक टेबल बना लें, मैक्सिमम 2 या 3 वैल्यूज़ आप इसके अंदर ले सकते हैं। 2 तो आपको लेनी पड़ेंगी, आप 3 ले लें तो मच बेटर है। इवन 2 से भी ये बन सकता है। आपने लिखा है इधर x और y, देखिए x और y, नीचे आप इसको लिख दें लेट सपोज। अगर इस इक्वेशन में जब आप ये टेबल बना रहे हैं तो आप इग्नोर कर दें कि आपने यहाँ पर इनइक्वालिटी के साइन को इग्नोर कर दें। अब ये सपोज कर लेंगे जी इक्वल है, तो अगर ये इक्वल है तो x की जगह अगर मैं लगा लेता हूँ लेट सपोज 3 लगाता हूँ मैं, इफ x here is 3, सो अगर x 3 है तो y कितना आएगा, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो y आ जाएगा मेरे पास 10 माइनस 3 मीन 7। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट अगर आप देखें x की जगह आप ले लें 5, अगर x में 5 ले लेता हूँ तो फिर y क्या आएगा, 10 माइनस 5। जब x की वैल्यू 5 उधर जाएगी तो 10 माइनस 5 हो जाएगा, तो y भी 5 हो जाएगा। बस आई थिंक ये 2 पॉइंट से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है 2 पॉइंट से लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है तो फिर आप थर्ड पॉइंट भी ले सकते हैं। x3 और y7, कहाँ पर x3 और y7, 6 और ये वाला पॉइंट x3 और y7, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसको सर्कल कर दिया। और फिर x भी 5 और y भी 5, तो वो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। एक और तीसरा पॉइंट भी मैं दे लेता हूँ। लेट सपोज कि जी x आपके पास 0 है तो y क्या आएगा, 10 माइनस 0 10 ही हो जाता है। तो अगर आप x 0 ले लेते हैं तो y हो जाएगा 10। तो x 0 y 10 ये वाला पॉइंट है बिल्कुल y एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अब आप इन तीनों पॉइंट्स को आप आपस में ज्वाइन कर दें इस तरह करके, ठीक है। ये लाइन आपके पास बन जाएगी। अब ये जो लाइन है इस लाइन की इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मैं यहाँ लिख रहा हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है जी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 ये। अच्छा, अब हम ये करेंगे यहाँ पर कि ये हो गया हमारे पास। अब आगे आपने इसको अब शेड करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में था कि आपने शेड करना है, तो क्वेश्चन में शेड कैसे करेंगे, ऑन द डायग्राम शेड एंड लेबल द रीजन आर, ठीक है जी। अब आपने इसको शेड करना है जी। शेड कैसे करेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है।
इस लाइन से ग्रेटर, मीन इस लाइन से आगे की तरफ, ठीक है। फिर है x इज लेस देन आर इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू 8 ये है, यानी इस लाइन से पीछे और इस लाइन से आगे, ठीक है। फिर है y इज ग्रेटर देन 5, y इज इक्वल टू 5, ये लाइन है, ग्रेटर मीन इस लाइन से ऊपर, और लेस देन 10, y इज इक्वल टू 10, ये वाली लाइन है हमारे पास इस लाइन से नीचे की तरफ, ये देखें y इज इक्वल टू 10, ये वाली लाइन है इस लाइन से नीचे की तरफ, y इज इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 5, तो इस लाइन से ऊपर, ग्रेटर देन 10 इस लाइन से नीचे। और फिर लास्ट में है कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 10, तो ग्रेटर हमेशा लाइन से ऊपर का रीजन ग्रेटर होता है और लाइन से नीचे का रीजन स्मॉलर होता है। इसी तरह लाइन से आगे का रीजन ग्रेटर होता है और लाइन से पीछे का रीजन स्मॉलर होता है। तो यहाँ पे वो रीजन जो कि इन सारी इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है वो ये वाला रीजन आपके पास, ठीक है। ये इस लाइन के इस तरफ आ, ये देखिए, ठीक है, ये रीजन हो गया आपके पास जो कि सारे इनइक्वालिटीज़ को डिफाइन कर रहा है, ये देखिए, ठीक है। ये मैंने पूरा फिल कर दिया इसको, ये पूरा रीजन आ रहा है जिसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। शेड द रीजन उन्होंने कहा है क्वेश्चन के अंदर कि जी शेड द रीजन एंड लेबल रीजन आप, तो ये रीजन आप इस तरह करके इसको शेड कर देंगे, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये पॉइंट आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, ये लुसाई से लग रहा है, जी हाँ लुसा है। ऑन द डायग्राम कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, इसको आपने कैसे सॉल्व करना देखें जी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये आपने करना है, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, देखें क्वेश्चन नंबर 19 को हम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं आपको, इधर इसको पेंट पे सॉल्व करना पड़ेगा, मैं पेंट पे करके दिखाता हूँ। देखो जी इसमें कैसे होगा, ये आ गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व हम इस तरह से करेंगे कि पहली चीज़ इसके अंदर बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, ऑन द डायग्राम कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से क्या मतलब है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मतलब ये है कि ए और बी के बिल्कुल आपने परपेंडिकुलर से कट करना है। तो ए और बी के हाफ से ज़्यादा आप कंपस को खोलेंगे, कंपस को आप रखें पॉइंट बी पे या ए पे रख लें, पहले आपकी चॉइस है, और इसके हाफ से ज़्यादा एक्सपेंड करके एक आपने लाइन बना लेनी, ठीक है ना, आर्क बना लेनी, सॉरी एक आर्क ऊपर, एक आर्क का बना लेंगे ऊपर और एक आर्क का बना लेंगे नीचे। तो एक आर्क कैसे बनेगी ये, ठीक है, फिर इसी तरह एक आर्क नीचे की तरफ बनेगी, सिमिलरली फिर यहाँ पर भी एक आर्क आएगी। ये मैं बना के दिखा देता हूँ लाइन आपको, जैसे ऊपर की तरफ आपने बनाया उसी तरह से हम इसको नीचे की तरफ बना लेंगे। तो ये इसकी एक, ये सही नहीं है, ये बनेगी यहाँ से लाइन, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। आपने इधर भी आर्क बनानी है, मैंने नहीं बनाई, ये आर्क खोलेंगे तो इस तरह करके बनेगी। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे करके ये बन जाएगी आपके पास एक आर्क इधर, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखें, ये आपने ए बी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लिया, अगर आप देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर बिल्कुल ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट भी कर रही है, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद देखें आगे, सॉरी देखिए उसके बाद है कि ऑन द डायग्राम कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट इनसाइड ट्रायंगल एबीसी दैट आर 7 सेंटीमीटर फ्रॉम सी। अच्छा 7 सेंटीमीटर फ्रॉम सी का मतलब क्या है कि सी एक पॉइंट है, यहाँ से 7 सेंटीमीटर का मतलब है कि आपने सी पे कंपास को रखना है और 7 सेंटीमीटर के रेडियस का एक सर्कल बना लेना है। तो 7 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल अगर आप बनाएंगे, तो मैं ये बना के दिखा रहा हूँ आपको,
लेट सपोज कि जी ये 7 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और ये बना, ठीक है ना। ये डायग्राम एक एक्यूरेट डायग्राम नहीं है, लेकिन आपको इससे 100% आइडिया हो जाएगा कि हमने बनाने किस तरह। फिर एक डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी के डिस्टेंट होने का मतलब क्या है, ए बी हमारे पास एक लाइन है और ए सी क्या है, ए सी भी एक लाइन है। तो ए बी और ए सी इक्वी डिस्टेंट होने का मतलब है कि दोनों लाइन से वो इक्वी डिस्टेंट होता है। तो जब बात की जाए दो लाइन से इक्वी डिस्टेंट की, तो दो लाइन से इक्वी डिस्टेंट कैसे होता है, दो लाइन से इक्वी डिस्टेंट करने के लिए आपने एंगल को बाइसेक्ट करना होता है। दो लाइंस हैं ए बी और ए सी, तो बीच में जो एंगल आ रहा है दैट इज एंगल ए। तो बेसिकली वो कहना ये चाह रहे हैं कि आपने इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। इस एंगल ए को आप बाइसेक्ट कर लेंगे, देखिए ये एंगल ए। तो जब भी दो लाइंस की बात की जा रही है कि दो लाइंस इक्वी डिस्टेंट है, तो उन दोनों लाइंस का जो सेंट्रल पॉइंट है जहाँ वो दोनों लाइंस मीट कर रही हैं, वहाँ पे जो एंगल बन रहा है उस एंगल को आपने बाइसेक्ट कर लेना है। बात की जा रही है ए बी और ए सी की, तो ए बी और ए सी लाइन पॉइंट ए पे मीट कर रही है। पॉइंट ए पे जो एंगल बन रहा है आपने उस एंगल को बाइसेक्ट कर लेना है। अब एंगल बाइसेक्ट करना आपको आता होगा कि आपने पहले तो अपनी चॉइस से कंपास खोली, ए पे रखा आपने कंपास को और एक आर्क बना ली लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद उसी मेजरमेंट को आप यूज़ भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं उसको। और एक आर्क आपने इधर ऊपर लगा लेनी है और एक आर्क इधर इस तरह करके नीचे की तरफ लगा लेनी है, ऐसे करके आर्क बनेंगी और यहाँ से वो आर्क एग्जैक्टली गुजर रही होगी। अच्छा अब ये देखें, ये मेरे पास डायग्राम इस तरह से बन रही है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब दिस इज नॉट एन एक्यूरेट डायग्राम। अच्छा ए बी और ए सी से आपने बना ली, वो होगी इस तरह से, ठीक है। P इज एनी पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि P एक पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंट है A और B से, मीन उसका डिस्टेंस A से और B से सेम है। अच्छा और क्या है, 7 सेंटीमीटर फ्रॉम C से ज़्यादा है, यानी कि वो जो सर्कल है उससे ज़्यादा है। अब ये देखें ए और बी सी को डिस्टेंस का मतलब है कि वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, एक बात तो ये होगी। अब फिर वो कह रहा है कि इस 7 सेंटीमीटर से इसका डिस्टेंस ज़्यादा है। तो ये अगर सर्कल के अंदर होता तो, क्योंकि सर्कल 7 सेंटीमीटर का है, इसके अंदर जितने पॉइंट्स हैं वहाँ 7 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा है कि सर्कल से आगे चले जाएँ तो ये मोर देन 7 सेंटीमीटर आ जाते हैं इधर। अच्छा और क्या आगे देखिए, उसके बाद है एंड नियरर टू ए सी देन टू ए बी, कि आपने ए सी के नज़दीक है और ए बी से दूर है। ए सी से नज़दीक है और ए बी के दूर है, मीन ए सी साइड इधर है, आपने जो लाइन बाइसेक्ट की थी, एंगल बाइसेक्ट किया था, इस एंगल बाइसेक्टर से ऊपर की तरफ आपने रहना है, ठीक है। तो अब आप ये देख लें वो क्या है जो इन सारी जगहों को करते हैं, सेटिस्फाई कर रहे, फाइंड द एक्सट्रीम्स of the possible position of P and label them P1 and P2। तो ये अब आप खुद करेंगे यहाँ पर कि P1 और P2, क्योंकि ये एक्यूरेट डायग्राम नहीं है। यहाँ सिर्फ डायग्राम बनाने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि ये बनाना है किसना है। तो ये जब आप खुद अपने पास डायग्राम में बनाओगे रूलर रख के, तो फिर आपको पता चलेगा कि डायग्राम कैसे होगी। ये यहाँ पे इसकी मेथडोलॉजी है कि सर्कल से आपने 7 सेंटीमीटर, सी से आपने 7 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना लेना है, एंगल ए को इस तरह करके बाइसेक्ट कर लेना है और ए बी को इस तरह करके बाइसेक्ट कर लेना है और फिर जो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे मार्क कर लेना है, ठीक है। सो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा देखें, इसके बाद आ गई 1 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए जी। क्वेश्चन नंबर 20 है गिविंग योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड द वैल्यू ऑफ n मल्टीप्लाई बाय 700। अच्छा n मल्टीप्लाई बाय 700 का मतलब क्या है, देख लें इधर। n मल्टीप्लाई बाय 700 मीन्स के n मल्टीप्लाई बाय 700, n की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 8, 2 इंटू 10 रेज़ पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 700। अच्छा जब मल्टीप्लाई की बात होती है तो सिंपली आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। मीन 2 मल्टीप्लाई करते हैं 700 से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 700, 7 टू 1400 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 8।
ठीक है जी। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। गिव मी योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म मीन, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि डेसिमल एक डिजिट के बाद होता है। यहाँ डेसिमल कहाँ है? 1400 के बाद। तो यहाँ से आप इसको उठाएंगे एक डेसिमल के बाद, दूसरे डेसिमल के बाद, और एग्जैक्टली तीसरे डेसिमल के बाद यहाँ आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 1.4 इंटू 10 रेज़ पावर, क्या बन जाएगा ये 10 रेज़ पावर क्या होगा? देखें डेसिमल कितना मूव किया, 1 2 3। ये 1400 था, आपने इसको बना दिया 1.4। 1400 को आपने शॉर्ट करके बना दिया 1.4। तो ये कितना मूव, आपने 3 डिजिट इसको मूव किया, तो आपने छोटा बना दिया इसको, ठीक है ना। 1400 से स्मॉल करके 1.4 कर दिया। तो जब आप इस तरह करके स्मॉल करते हो तो यहाँ पावर्स को बढ़ाना पड़ता है फिर आपको। तो 3 डिजिट्स आपको पावर बढ़ानी पड़ेगी 3। तो ये बन जाएगा 3 इंक्रीज करनी पड़ेगी। 10 रेज़ पावर 8 प्लस 3 करें तो ये बन जाएगा 9 10 11। तो 1.4 इंटू 10 रेज़ पावर 11 आ जाएगा यहाँ।